हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज से स्टार्ट करेंगे हम ऑर्गेनल्स के बारे में। हम देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। जैसे कि आज हमारा जो ऑर्गेनल्स है वो है आपका न्यूक्लियस के बारे में। तो हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितना कुछ भी आपका है वो सब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में, चाहे इसकी स्ट्रक्चर हो, चाहे इसके फंक्शन हो, चाहे कुछ भी हो एक्स वाई जेड, तो हम पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार से आपके जितने भी ऑर्गेनल्स आते हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, वैक्यूल्स, इसके बाद माइक्रोसोम्स होता है आपका, लाइसोसोम्स होता है, ठीक है। तो वे सारे के सारे हम देखने वाले हैं, वन बाई वन हम सबकी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी प्रोटीन की सॉर्टिंग होती है। फिर हम साइटोस्केलेटन पे चलेंगे, ठीक है। और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए इनफ होने वाला है, ठीक है ना। ये आपके लिए इनफ होने वाला है। एक्चुअली बारिश आई है अभी, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि जाड़े आ गए हो, क्योंकि 2 बार से बारिश पड़नी स्टार्ट हुई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जाड़े आ गए हो। बट कोई बात नहीं, कुछ अच्छे के लिए होता है, कुछ बुरे के लिए होता है। बट ये जो सीज़न आया है ये बुरे के लिए ही आया है, ठीक है ना। बुरे के लिए कैसा आया है, क्योंकि इसमें मच्छर जो है, जो मॉस्किटो होते हैं, वो अधिक से अधिक जन्मेंगे, ठीक है ना। और वे जन्मेंगे यानी कि आपको डिफरेंट टाइप की बीमारी करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा बीमारी होती है डेंगू की इस समय पर, ठीक है ना। जब मौसम चेंज होता है तो क्या होता है कि आपके मच्छर जो है, जो मॉस्किटो होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो मच्छर बढ़ेंगे यानी कि डेंगू होगा मतलब प्लेटलेट आपकी कम होने वाली है। तो अपने घर में कुछ ना कुछ एक ऐसा काढ़ा या फिर नुस्खा टाइप का बना करके रख लो जो आपकी प्लेटलेट डाउन ना होने दे, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो पहले से ही बचाव करना चाहिए, और बीमार होना इस समय मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो अपने लिए कोई काढ़ा बना करके रख लो जिसको आप वन बाई मतलब रोज़ का आपने थोड़ा थोड़ा पी लिया, ठीक है। उससे क्या रहेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपको पता होगा जो हमारा ब्रेन है, हमारे शरीर की 20% एनर्जी केवल और केवल ब्रेन ही ले जाता है, ठीक है ना। इस समय आप तैयारी कर रहे हो तो अपने खान पीन पर ध्यान दो। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एनर्जी वाली चीज़ खाओ, प्रोटीन्स विटामिन्स वगैरह लो, ठीक है ना। आप जब भी तो कहते हैं कि जब मतलब तैयारी करते हैं आपको घी खाना चाहिए, आपको बादाम खाना चाहिए। ये बात रियलिटी है। इनको खाने से क्या होगा, आपकी याददाश्त बनी रहेगी, ठीक है ना। यानी कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मतलब कहने का मतलब ओवरऑल आपको यही था कि देखो अब डेंगू के केस बढ़ने वाले हैं, जगह जगह डेंगू के केस बढ़ेंगे। और डेंगू के केस में एक्चुअली ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स डाउन चली जाती है, ठीक है ना। तो एक काढ़ा बनाओ, एक नुस्खा बनाओ, ठीक है, जिससे आपको पीने से एनर्जी मिले। और आपकी जो प्लेटलेट है, अगर डेंगू आपको होता मतलब मॉस्किटो बाई चांस काट भी ले तो प्लेटलेट आपकी डाउन ना जाए, ठीक है ना। प्लेटलेट डाउन नहीं जाए, क्योंकि अगर आपको जो है डेंगू वगैरह का ये मतलब सिम्टम्स हुए तो समझ लो आपका 2-3 दिन बेकार होने वाले हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है ना। तो प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो इसलिए अपना पहले से ही बचाव करके रखो। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए अब पहुँचते हैं अपने न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस हमें पढ़ना है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ब्रेन हमारा जो होता है वो सेंटर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में कुछ भी मैसेज इधर से उधर जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, तो वो सब किसके कारण हो रहा है, वो सब हमारे अंदर ब्रेन के कारण हो रहा है, ठीक है ना। ब्रेन के कारण हो रहा है। यानी कि ब्रेन हमारा कैसा है, ब्रेन एक ऐसा हमारे अंदर सिस्टम है कि सारे की सारी प्रोसेसिंग, सारी की सारी फॉर्मेशन, सारी की सारी जितनी भी गतिविधियां हमारे अंदर हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं, वो सब ब्रेन के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो आपके शरीर में सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, उसके कहीं पर तो देखो अब इसका अगर मैं लोकेशन की बात करूंगा, इसकी लोकेशन अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप एनिमल सेल में बात करोगे तो एनिमल सेल में मोस्टली क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट रहता है। मतलब ये कोई आपकी स्टार्टिंग से बना देता हूँ मैं। एनिमल सेल है आपकी कोई, ठीक है ना, एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर अगर मैंने एक सेल बना दी, अगर मैं इसमें न्यूक्लियस की बात करूंगा तो न्यूक्लियस कहाँ पर होने वाला है, आपका बिटवीन होने वाला है, यानी कि बीच में होने वाला है। अगर मैंने प्लांट सेल बनाई है तो प्लांट सेल आपकी कुछ इस प्रकार की
होती है, ठीक है ना। प्लांट सेल आपके कुछ इस प्रकार की होती है और बीच में आपका वैक्यूल होता है, ठीक है ना। बीच में क्या होता है, वैक्यूल, और जो आपका न्यूक्लियस होता है वो एक साइड में होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस एक साइड में होता है। इसी के साथ साथ काफ़ी और डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जिसमें आपका जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट लोकेशन पर पाया जाता है, ठीक है ना। बट मोस्टली आप याद रख लेना कि एनिमल में सेंटर में और जो आपका प्लांट होता है उसमें पेरिफेरल साइड में पाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो है आपकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके नज़दीक में पाया जाता है। तो देखो हम बात कर रहे थे अपने ब्रेन के बारे में। तो जिस प्रकार से हमारे लिए हमारा ब्रेन जो है सारा का सारा ऑल काम करता है, उसी प्रकार से सेल के अंदर न्यूक्लियस आपका सेल के लिए सब काम करने वाला है, ठीक है ना। सब काम करने वाला है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इस न्यूक्लियस के अंदर ही आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक प्रकार इसकी स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो सबसे ऊपर होता है आपका न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है ना। सबसे ऊपर क्या होता है आपका न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जिसमें आपका आउटर रीजन, इनर रीजन एंड पेरिफेरल रीजन तीनों आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक आपकी ऊपर की लेयर आ जाएगी, एक आपकी नीचे की लेयर आ जाएगी ये वाली, और बीच में जो इसके पेरिफेरल लेयर होती है, पेरिफेरल मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, वो आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद न्यूक्लियर लैमिना आ जाते हैं। न्यूक्लियर लैमिना क्या होते हैं, जैसे कि आपका साइटोस्केलेटन होता है ना, जैसे कि आपका साइटोस्केलेटन होता है, सेम उसी प्रकार से आपके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं लेमिनिन प्रोटीन, ठीक है ना। जिसको क्या बोलते हैं, लेमिनिन प्रोटीन। ये प्रोटीन साइटोस्केलेटन प्रोवाइड कराती है इस न्यूक्लियस को, यानी कि जो आपकी न्यूक्लियर लैमिना है इसके अंदर लेमिनिन नाम की प्रोटीन होती है और ये साइटोस्केलेटन प्रोवाइड कराती है न्यूक्लियस को, ठीक है ना। इसके बाद आपका न्यूक्लियोलस आता है। हम डिटेल में बात करेंगे कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन बात करेंगे, क्रोमेटिन क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स के बीच में क्या डिफरेंस आपका होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सेल में आपका क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है आपका साइटोप्लाज्म, एक होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस में आपका मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है, जो फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। जबकि जो न्यूक्लियस के बाहर बट आपका क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मान लो इस वाली जगह में, ये वाली जो जगह है ये, इसमें यहाँ पर क्या भरा रहेगा आपका, साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहेगा, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म आपका भरा हुआ रहता है। फिर देखो इसके बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस न्यूक्लियस से ही अटैच होती है, ठीक है ना। इस न्यूक्लियस से ही अटैच आपकी कौन सी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो दो प्रकार की होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरी होती है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है ना। राइबोसोम्स क्या होने वाले, अटैच, मतलब राइबोसोम्स क्या होते हैं, उससे अटैच होते हैं। तो जो न्यूक्लियस के पास, जो न्यूक्लियस से जनरेट होगी, वो आपकी कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, वो होगी आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। कौन सी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस न्यूक्लियस के जस्ट अपर साइड, जस्ट बाहर की साइड जो न्यूक्लियस से चिपकी हुई रहेगी, वो कौन सी रहेगी, आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होने वाली है, ठीक है ना। और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आपका क्या होने वाला है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनने वाले हैं। अब देखो इसके अंदर जो ये राइबोसोम्स आपके कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ER पे भी प्रेजेंट होते हैं। और ये आपके साइटोसोल में भी पाए जाते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये आपके राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी आपके ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जब हम राइबोसोम्स देखेंगे तब हम इनकी कहानी पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, क्या किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होने वाली है। एक्चुअली न्यूक्लियस के बाद जस्ट राइबोसोम्स की बारी है, तो हम राइबोसोम्स में ही बात करने वाले हैं, ठीक है।
तो आइए इसको वन बाई वन करके पढ़ लेते हैं कि किसका क्या मतलब होने वाला है। आई थिंक आपको अब इतना कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर एक प्रकार से आपका चैनल का काम करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस से कोई भी चीज़ बाहर आनी है, ठीक है ना। न्यूक्लियस से कोई भी चीज़ बाहर आनी है तो वो इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही आने वाली है, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों प्रकार के होते हैं, ये एक्टिव भी होते हैं, याद रख लेना, ये एक्टिव भी होते हैं एंड ये पैसिव भी होते हैं, ठीक है ना। ये एक्टिव भी होते हैं एंड ये पैसिव भी होते हैं। अब एक्टिव किसके लिए होते हैं, पैसिव किसके लिए होते हैं, तो हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना, हम बात करेंगे आगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ और नया जानने की कोशिश करते हैं। अब ये एक शायरी है। शायरी क्या है कि जो बच्चे बाहर रह कर के पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो रेंट पर रहते हैं, जो रेंट पर रहते हैं, तो उस समय पर राहत इंदौरी जी ने एक मतलब शायरी कही थी और काफ़ी अच्छी लगी थी। वो शायरी भी उन्होंने किसी और से ली थी, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी लगी थी। एक्चुअली मैं क्या था, मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं अपने पुराने नोट्स देख रहा था, तो वहीं पर मुझे लिखी हुई मिली और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, ठीक है ना। कि वो बंदा बोलता है इस शायरी को जो आपका रेंट पर रहता है, जो कहीं दूसरी जगह पढ़ने गया हुआ है और वो रेंट पर रहता है, ठीक है ना, जैसे कि मैं, ठीक है, कि मुसाफिर है दुनिया छोड़ आए हैं, कि मुसाफिर हैं दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो रेंट वाला बंदा होता है, ठीक है ना, जो पढ़ने वाला बंदा होता है, वो जब रेंट देता है तो देखता है कि यार एक कमरे में रह रहा है वो, एक बेसिकली अगर गांव का हूँ तो बात ही अलग होती है, चूँकि मैं गांव का हूँ तो मेरे से कोरिलेट ज़्यादा करती हैं। तो आप देखते हो कि एक कमरा है, आप उसी के अंदर आपने अपना मतलब टाइम गुजारना है, और गांव में पता चल रहा है कि जितना उसकी जितने पूरी उसका घर है इतने तो आपके केवल पशु ही बनते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उस समय पे काफ़ी अच्छा लगा था। बाकी में मैं जिन भी घर में रहा हूँ, गांव में एक्चुअली पशु वगैरह होते हैं, तो इतना तो पशुओं के लिए जहाँ पर चारा डालते हैं ना, इतनी जगह तो उसकी हो जाती है, ठीक है। तो तब होता है ये कि मुसाफिर हैं दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, ठीक है ना। तो किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बट जो मोस्टली जो बाहर रहे हुए हैं उन्हें एक बार ये अच्छा ज़रूर लगेगा। चलिए आइए बात करते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से किसने क्या डिस्कवरी की थी। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। जो आपका न्यूक्लियस था वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो वो डिस्कवर किया गया था आपका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में, ठीक है ना। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल एक्सर्टिंग ए कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ऑन ऑल सेल एक्टिविटीज़, यानी कि सेल के अंदर कुछ भी हो रहा है या फिर कुछ भी होने वाला है या फिर कुछ भी हुआ है तो वो सब किसके थ्रू होगा, वो सब आपका न्यूक्लियस के थ्रू ही होगा। यानी कि एक प्रकार से ये सेल का क्या है, बॉस है, ठीक है ना। एक प्रकार से क्या है, ये सेल का आपका बॉस होने वाला है। इट इज़ यूजली स्फेरिकल ओवल स्ट्रक्चर मोस्टली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल्स, यानी जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये मोस्टली आपका स्फेरिकल होता है और ओवल भी होता है, ठीक है ना। और जो आपका एनिमल होते हैं, जो आपका एनिमल होते हैं उनमें ये कहाँ पर पाया जाता है, मोस्टली आपका सेंटर में पाया जाता है, ठीक है ना। जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं था, प्लांट सेल में आपका एक साइड में पाया जा रहा था, ठीक है ना। इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी, इस साइड में, बट याद रख लेना एक ही होगा आपका, एक से ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। देखो अब ऐसा होता है कि कोई एनिमल ऐसा होता है जिसमें आपका मान लो ये कोई आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। मान लो मैं प्रोटोजोआ को लेकर के यहाँ पर चल रहा हूँ, तो याद रख लेना मोस्ट ऑफ प्रोटोजोआ के पास आपके दो न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, दो न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लियाई एक बहुवचन शब्द है एंड न्यूक्लियस आपका एक मतलब एक वचन है, ठीक है ना। यानी कि जब हम न्यूक्लियाई का यूज करेंगे, जब मैं कहूँगा न्यूक्लियाई तो वहाँ पर समझ जाना कि आपके काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारे क्या हैं, न्यूक्लियस हैं। तो मोस्ट ऑफ जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर दो न्यूक्लियस आपके पाए जाते हैं, यानी कि दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं।
एक होती है आपकी बड़ा, एक तो होता है आपका बड़ा न्यूक्लियस एंड एक होता है आपका छोटा न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम मल्टी न्यूक्लियस फॉर्म बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको हम बोल सकते हैं मल्टी न्यूक्लियस फॉर्म बोल सकते हैं। देखो बड़ा न्यूक्लियस क्या करता है प्रोटोजोआ के अंदर, बड़ा न्यूक्लियस आपको जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके फीड के लिए, उसके डेली सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। जो आपका मैक्रो न्यूक्लियस होता है, याद रख लेना यहाँ पर, जो आपका मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो क्या काम करता है कि जो भी आपका प्रोटोजोआ है उसके डेली सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना, डेली सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो सब प्रोवाइड करवाता है कौन, मैक्रो न्यूक्लियस। बट स्मॉल न्यूक्लियस, इसको आप माइक्रो न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि प्रोटोजोआ के अंदर दो प्रकार के न्यूक्लियस, एक आपका मैक्रो न्यूक्लियस एंड दूसरा आपका माइक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। ये जो आपका माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये आपका जो है क्या काम करता है, तो ये सेक्स कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। यानी कि सेक्सुअल पार्ट में हेल्प करेगा कौन, आपका माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस आपका सेक्स पार्ट में जो है हेल्प करने वाला है। इसके बाद देखो ये बनते कैसे हैं, तो एक बात याद रख लेना कि जब आपके काफ़ी सारी सेल आपके आपस में फ्यूज करती है। अब देखो ये डिफरेंट सेल थी, ठीक है ना, डिफरेंट सेल थी, बट इन्होंने जब आपस में फ्यूज करा, जब ये एक दूसरे से मिली तो अब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म तो इनका एक तरफ हो गया। यानी कि ये मान लो साइटोप्लाज्म था, ये क्या था, ये आपका था साइटोप्लाज्म। बट अब क्या है कि इनके इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, एक इसका न्यूक्लियस एंड एक दूसरा न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये इवोल्यूशन के टाइम हुआ है, अब ऐसा नहीं होता, ये इवोल्यूशन के टाइम ही हुआ था। तो अब एक इसका न्यूक्लियस आ जाएगा एंड दूसरा इसका न्यूक्लियस आ जाएगा, तब इसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। क्या तब इसको क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म। एक फॉर्म आपकी और आती है, उसमें याद रख लेना कि आपका एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें कोई आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ही डिवाइडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी सेल थी, सेल के अंदर क्या हुआ, अब न्यूक्लियस का आपस में ही मतलब सेल्फ क्या होने वाला है, यहाँ पर सेल्फ डिवीजन होने वाला है और काफ़ी सारे न्यूक्लियाई इस सेल के अंदर बन जाएंगे, ठीक है ना। एक ही सेल के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियाई आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। सम सीप ट्यूब्स आपकी प्लांट में पाई जाती हैं ऑफ वैस्कुलर प्लांट, ठीक है ना, ऑफ वैस्कुलर प्लांट एंड रेड ब्लड सेल्स मैमल्स लैक न्यूक्लियाइट एट मैच्योरिटी। यानी कि जब आपके रेड ब्लड सेल एंड आपकी जो सीप ट्यूब्स होती हैं, ठीक है ना, सीप ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर जब भी मैच्योर फॉर्म में रहती हैं तब उनके अंदर आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है ना। मैच्योर फेज में, याद रख लेना कौन सी फेज में, मैच्योर फेज में। यानी कि जब भी एडल्ट होती हैं आपकी आरबीसी एंड स्यू जो आपकी सीप ट्यूब्स होती हैं, जब भी मैच्योर होती हैं तब उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, बेसिकली आप पढ़ते हो यार होंगे बस, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो आगे जैसा जैसा आपका आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। इसके बाद देखो, द न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द सेल हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपका न्यूक्लियस होता है वो एक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन भी कैसी होने वाली है, डबल मेम्ब्रेन होने वाली है, ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेन होने वाली है। इसलिए एक को बोलते हैं आउटर, एक को बोलते हैं आपका आउटर एंड दूसरे को बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इनर मेम्ब्रेन हम अभी आगे देखने वाले हैं। इसके बाद इसके अंदर आपका हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है। यानी कि यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास क्या होने वाला है, न्यूक्लियस के पास आपका डीएनए होता है, ठीक है ना, डीएनए होता है। और इसी डीएनए में आपकी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है, ठीक है ना। और इसी डीएनए के कारण ये सेल की चाहे ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, उसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना, उसको कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कुछ कि पहला होता है आपका रेप्लिकेशन, ठीक है ना, पहला क्या होता है, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में आपका क्या होता है, डीएनए टू डीएनए बनता है। यानी कि डीएनए से आपका क्या बनने वाला है, डीएनए से आपका बनने वाला है डीएनए, ठीक है ना, डीएनए से डीएनए बनेगा, उसको बोल देंगे आपका रेप्लिकेशन।
फिर इसके बाद आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है आपका डीएनए टू आरएनए बनेगा, ठीक है ना। डीएनए टू आरएनए आपका बनने वाला है। और याद रख लेना ये आपका रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आपका दोनों ही कहाँ पर होता है, ये होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर, ये होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर। जबकि एक और आपका टर्म आती है जिसको बोलते हैं आपका, एक होता है आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है ना। एक होती है आपकी ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन में आपका जो है जो आरएनए है, जो आरएनए है वो निर्माण करता है प्रोटीन का, ठीक है ना। आरएनए टू प्रोटीन, आरएनए टू प्रोटीन आपकी बनने वाली होती है। और ये मोस्टली कहाँ पर होती है, मोस्टली क्या ये आपकी होती ही साइटोप्लाज्म में है, ठीक है ना। ये कहाँ पर होगी, ये आपकी साइटोप्लाज्म में होगी, याद रख लेना इस बात को। साइटोप्लाज्म में हो सकती है, ईआर के अंदर हो सकती है, ठीक है ना। आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकती है, एंड क्लोरोप्लास्ट में ये ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, डीएनए टू डीएनए बनना है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डीएनए टू आरएनए बनना है। एंड ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है आपका, आरएनए टू प्रोटीन बननी है। रेप्लिकेशन एंड आपका ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों प्रोसेस कहाँ पर होते हैं, ये दोनों प्रोसेस होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। जबकि जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन आपका कहाँ पर होता है, तो ट्रांसलेशन आपका होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। ट्रांसलेशन आपका होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखने वाली है। इट इज़ ए कॉमनली द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल इन द सेल्स, यानी कि ये जो है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑर्गेनल है, ठीक है ना। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा लिखना चाहूँ, ये न्यूक्लियर एनवेलप था, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियर एनवेलप अब आपका जो हम 3 भागों में बांट सकते हैं, याद रख लेना। इस न्यूक्लियर एनवेलप को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है आपका आउटर मेम्ब्रेन, एक क्या होता है आपका आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा आप तो होता है आपका पेरिफेरल, ठीक है ना। पेरिफेरल आपका प्लेस होता है, ठीक है ना, पेरिफेरल। एंड तीसरा होता है आपका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तीसरा क्या होगा आपका इनर मेम्ब्रेन होने वाला है। अब देखो यहाँ पर एक बात और याद रख लेना, चाहे कोई सा भी ऑर्गेनल हो, चाहे कोई सा भी ऑर्गेनल हो, जब हम बात करते हैं आपकी जो है मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन के बारे में, तो ये मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, बाइलिपिड का हमारा, ठीक है ना। ये नेचर कैसा होता है हमारा, बाइलिपिड का होता है, ठीक है। बाइलिपिड का नेचर होने वाला है। और जब हम इसकी जो है चौड़ाई देखते हैं, जब हम इसकी चौड़ाई देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ये आपका जो है, ये आपका कितनी चौड़ाई का बना हुआ होता है, तो ये आपका एंगस्ट्रॉम में आने वाला है, ठीक है ना। ये आपकी जो चौड़ाई है वो क्या में आने वाली है, एंगस्ट्रॉम में आने वाली है। जबकि अगर हम किसी भी ऑर्गेनल का साइज देखते हैं, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनल का साइज देखते हैं, चाहे उसमें आपका न्यूक्लियस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, गोल्जी बॉडी हो, लाइसोसोम हो, पेरोक्सिसोम हो, तब हम कह सकते हैं कि जो आपका ऑर्गेनल का साइज होता है, ये जर्नल बात बता रहा हूँ मैं आपको, जर्नल, ठीक है ना। तो जो आपका ऑर्गेनल का साइज होता है वो होता है आपका माइक्रोमीटर में, ठीक है ना, माइक्रोमीटर में। अगर आपको नहीं पता एंगस्ट्रॉम, नैनोस्ट्रॉम, नैनोमीटर या फिर माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, ठीक है ना, डेसीमीटर, डेकामीटर, तो मैंने इसके बारे में आपको यूनिट कन्वर्जन के नाम से पढ़ा रखा है, ठीक है ना। आप उस यूनिट को जा करके, मतलब उस लेक्चर को जा करके ज़रूर देखना, ठीक है ना, आपकी समझ में आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन आपकी एंगस्ट्रॉम में होती है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन आपकी एंगस्ट्रॉम में होती है। जबकि जो ऑर्गेनल का साइज होता है वो आपका माइक्रोमीटर में होने वाला है, ठीक है ना। ये एक जनरल बात थी जो आपको याद रखनी थी, ठीक है ना। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो आपके न्यूक्लियर एनवेलप, सबसे देखो न्यूक्लियस के सबसे ऊपर का पार्ट, ये मान लो कोई न्यूक्लियस है, इसके सबसे ऊपर का पार्ट ये बनाएगा आपका एनवेलप, ठीक है ना। ये क्या बनाने वाला है, ये बनाने वाला है आपका एनवेलप, ठीक है ना। इसके बाद क्या होने वाला है, इस एनवेलप में याद रख लेना तीन स्ट्रक्चर आती हैं, ठीक है ना। एक तो होगी आपकी आउटर मेम्ब्रेन, एक होगी पेरिफेरल मेम्ब्रेन, एंड थर्ड होगी आपकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और इस एनवेलप पे ही आपके क्या लगे हुए होते हैं, पोर लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, जो आपके कॉम्प्लेक्स पोर होते हैं, या फिर जिनको हम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पोर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस में इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर आपके क्रोमेटिन होंगे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होंगे आपके
क्रोमोटीन होंगे या फिर आपके क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर क्या हो सकते हैं आपके क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, या फिर इसके बाद आपके न्यूक्लियोलस हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या होगा आपका न्यूक्लियोलस होने वाला है, ठीक है ना, न्यूक्लियोलस होने वाला है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो साइटोस्केलेटन है, स्केलेटन है जो क्या की बनी हुई थी, जो आपकी बनी हुई थी लैमिनीन की, ठीक है ना, जो बनी हुई थी आपकी लैमिनीन की, तो वो इसमें साइटोस्केलेटन आपका होने वाला है लैमिनीन का, ठीक है ना, किसका होने वाला है, लैमिनीन का होने वाला है। इसके बाद और क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें लिक्विड मटेरियल जो होता है उसको बोल देते हैं आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या पाया जा रहा है, ये था आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है ना, ये क्या था आपका न्यूक्लियोलस को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। न्यूक्लियर एनवेलप देख लिया हमने, न्यूक्लियर लैमिला क्या होती है उसको अभी देखने वाले हैं, न्यूक्लियस को आगे देखेंगे, क्रोमेटिन वगैरह, तो इनको अभी हम देखने वाले हैं। एक्चुअली हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा लंबा जाए, बट यहाँ पर मैं काफ़ी कुछ आपका कवर कराने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं होगा, किसी भी ऑर्गेनल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम उसको प्रोटीन सॉर्टिंग में पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन आपका कंप्लीट होगा। यहीं पर आपको स्ट्रक्चरल समझनी है कि किस ऑर्गेनल की स्ट्रक्चर कैसी होती है और किसका फंक्शन क्या होने वाला है, ठीक है ना, तो यहीं पर आपको समझ करके जाना है। चलिए और देख लेते हैं, कुछ और स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कि दिस मेम्ब्रेन सेपरेट द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, द सेल क्रोमोसोम्स आर आल्सो हाउस्ड विद इन द न्यूक्लियस। यानी कि क्या, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, जो साइटोप्लाज्मिक वाला भाग है और जो आपका न्यूक्लियस वाला भाग है, तो वो किससे सेपरेट होता है, वो आपका सेपरेट होता है न्यूक्लियस एनवेलप से, ठीक है ना, न्यूक्लियस एनवेलप से आपका सेपरेट होने वाला है। और इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए क्रोमोसोम्स का घर कहलाता है। जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्रोमोसोम्स का घर कहलाता है। क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए, क्रोमोसोम्स के पास डीएनए होते हैं विच प्रोवाइड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर सेल कंपोनेंट एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ। यानी कि जो डीएनए होते हैं वे दूसरी सेल को मैसेज दे सकते हैं, या फिर सेल के लिए कोई प्रोटीन बना सकते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतनी बात याद रखनी पड़ेगी। अब देखो ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को आपको पॉज करना है, पॉज करने के बाद इसको समझना है कि इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या क्या आपका पाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बॉडी के बारे में, ठीक है ना, बॉडी यानी कि देखो यहाँ पर कौन कौन सी बॉडी पाई जा रही है। एक तो है आपकी क्लीवेज बॉडी, ठीक है ना, नाम याद रखने आपको इनके CSIR में आपसे नाम पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि कौन सी बॉडी इस न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है एंड कौन सी बॉडी इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाई जाती है। तो एक तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी क्लीवेज बॉडी, ठीक है ना, एक मिल रही है आपको PCG बॉडी, क्या मिल रही है यहाँ पर PCG बॉडी मिल रही है। दूसरी आपको PML बॉडी मिल रही है, ठीक है ना, सॉरी तीसरी आपको कौन सी मिल रही है, PML बॉडी मिल रही है। एंड नंबर 4 आपको SAM68 न्यूक्लियर बॉडी मिल रही है, ठीक है ना, कौन सी बॉडी, SAM68 न्यूक्लियर बॉडी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इन बॉडी को आपको नाम याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट काजल बॉडी मिल रही है, यहाँ पर काजल बॉडी आपको यहाँ पर मिल रही है। देखो ये सारी की सारी डिफरेंट किससे दिखा रखी है, डिफरेंट कलर से दिखा रखी है, और इनका काम भी डिफरेंट होता है, ठीक है ना, काम भी इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो तब वहाँ पर काम देख लेंगे, बट अभी आपको नाम याद रखने हैं। यानी कि आपकी कौन कौन सी, एक तो है आपकी क्लीवेज, ठीक है ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्लीवेज है, PCG है, एंड आपकी काजल आ जाती है, काजल बॉडी आ जाती है, काजल बॉडी आ जाती है, PML बॉडी आ जाती है, कौन सी, PML बॉडी आ जाती है। इसके बाद आपका सैम, ठीक है ना, SAM68 बॉडी आ जाती है, ठीक है ना। एक्चुअली सैम मेरे दोस्त का नाम भी है, तो बट कोई बात नहीं, आपके भी दोस्त का नाम होगा, तो आई मिस सैम, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इसका न्यूमोनिक्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम कह सकते हैं सैम एंड काजोल, ठीक है ना, ये काजोल है, ये काजोल नहीं, काजल है, सॉरी ये काजल है। यहाँ पर क्लीवेज है, PCG है, काजल है, PMLV है, एंड आपकी SAM68 है, ठीक है।
तो वैसे मेरी याद तो देखो ये है, मेरी याद कैसा है, विद आउट कोड की है, क्योंकि मुझे कोड की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना। मोस्टली मुझे कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर आपको लगेगा तो आप कोड इसका बना लेना। ये काजल है, ये सैम है, काजल और सैम का कुछ पंगा कर देना, ठीक है ना। इसके बाद पीजी यानी कि पीजी में रह रहे थे, यहाँ पर सी जो है साइलेंट कर लेना। पीएमएलबी यानी कि कुछ ऐसी जगह का नाम रख लेना। एंड क्लीवेज आपको पता ही है, ठीक है ना। तो आप इसका निमोनिक्स बना सकते हो अपनी तरफ से, आप इसका निमोनिक्स बना करके ज़रूर याद रख लेना कि क्लीवेज बॉडी, पीसीजी, काजल एंड पीएमएलवी एंड सैम 68 आपकी बॉडी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये तो होगी बॉडी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी पी बॉडी किस में पाई जाती है, ठीक है ना। पी बॉडी किस में पाई जाती है, तो याद रख लेना पी बॉडी आपके न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाई जाती। जो पी बॉडी होती है, पी बॉडी आपकी परऑक्सीसोम में पाई जाती है, ठीक है ना। तो पी बॉडी आपकी कहाँ पर पाई जा रही है, परऑक्सीसोम में पाई जा रही है। अब ये परऑक्सीसोम क्या बला है, कौन सा ऑर्गेनल है, तो हम देखने वाले हैं, ठीक है ना, आगे देखेंगे। तो ये तो थी आपकी बॉडी की बात, ठीक है ना। यहाँ पर पी बॉडी याद रख लेना, पी बॉडी आपकी परऑक्सीसोम में पाई जाती है। डायरी में नोट कर लेना आपने, ठीक है ना, डायरी में नोट कर लेना। इसके बाद क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ डोमेन पाया जाता है, जैसे कि ओपीटी डोमेन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आपका ओपीटी डोमेन है, ट्रांसक्रिप्शन साइट है, जहाँ पर आपकी ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, यानी कि डीएनए से आपका आरएनए बनने वाला है। इसके बाद आपके पैरास्पेकल्स हैं, ठीक है ना। ये अब इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हम जब ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। अभी केवल आपका इतना वर्क है, केवल इसके आपको नाम याद रखने हैं कि इसके अंदर कौन कौन से और क्या क्या नाम के जो है आपके सब ऑर्गेनल पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। सब ऑर्गेनल कौन से पाए जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जा रहा है, ठीक है ना। हेट्रोक्रोमेटिन पाया जाएगा इसके अंदर, यू क्रोमेटिन पाया जाएगा। अब ये हेट्रोक्रोमेटिन एंड यू क्रोमेटिन क्या होता है तो हम अभी देखेंगे आगे, ठीक है ना। और डिटेल में बात करेंगे इसकी कहाँ पर, यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में जब हम पढ़ेंगे आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बाद क्रोमोसोम टर्सरी पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपके न्यूक्लियर लैमिना पाए जाते हैं। न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है, ठीक है ना। तो बस ये केवल आपको नाम याद रखने कि इसके अंदर क्या क्या पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो आगे आप धीरे धीरे जान जाओगे किसका क्या काम होने वाला है, क्या फंक्शन होने वाला है। आप चिंता मत करो, इन सब को हम पढ़ेंगे, इन सब का फंक्शन जो है हम जब प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। बट अभी केवल आप इनका नाम याद रख लो जो जो इम्पोर्टेंट है। देखो बॉडी का तो यहाँ पर आपको नाम रखना ही रखना है, ठीक है ना। बॉडी का यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ और भी नाम याद ना रखो, बट जितनी ये बॉडी है आपको बॉडी का नाम याद रखना पड़ेगा। इसके बाद चलो और बात करते हैं कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है न्यूक्लियस की। वैसे तो हम देख चुके हैं काफ़ी कुछ, बट अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एवरेज डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस 6 माइक्रोमीटर। जो आपका न्यूक्लियस होता है, जो इसका साइज होता है वो कितना होता है, तो इसका साइज आपका 6 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। देखो जरूरी नहीं है कि आपका जो है 6 माइक्रोमीटर ही रहे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसका साइज वेरी करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू रखते हैं 5 to 25 माइक्रोमीटर तक की, ठीक है ना। 5 to 25 माइक्रोमीटर तक की हम इसकी वैल्यू रखते हैं। विच ऑक्यूपाइज अराउंड द 10% ऑफ सेल वॉल्यूम। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है आपकी एनिमल सेल की, ठीक है ना। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर आपकी एनिमल सेल की बात हो रही है, ठीक है। प्लांट सेल में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, तो उसका भी कुछ अलग नहीं है, वहाँ पर भी सेम फंक्शन होता है, सब चीज़ होता है, ठीक है ना। कभी ये समझो कि हमारा ये हम एनिमल में पढ़ रहे हैं, प्लांट में कुछ और होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सब कुछ वही होने वाला है, ठीक है ना। आपका सब कुछ वही होने वाला है। तो देखो अब इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप में क्या आने वाला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी आने वाली है, ठीक है ना।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे आउटर की, जिसमें हम बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो ये दोनों हम देखने वाले हैं। इसके बाद आपका आता है दूसरा पार्ट न्यूक्लियस, ठीक है ना। दूसरा पार्ट कौन सा आता है, न्यूक्लियस आता है। हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोलस आपका कहाँ से बनता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे क्रोमोसोम्स क्या होता है एंड क्रोमेटिन क्या होता है, ठीक है ना। क्या डिफरेंस होता है क्रोमोसोम्स के अंदर एंड क्या डिफरेंस होता है आपका क्रोमेटिन के अंदर। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म आपका क्या होता है, थोड़ा सा वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा वो भी देख लेंगे। जो इसमें रह जाएगा वो देखेंगे हम कहाँ पर, आपका मोलिकुलर बायोलॉजी, क्योंकि पूरा का पूरा मोलिकुलर बायोलॉजी आपका वहाँ पर डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, इन सभी की बात होने वाली है, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, तो वहाँ पर जो है आपकी टोटल सेंटर डोगमा ऑफ लाइफ, यानी कि वहाँ पर केवल और केवल आपका यही चलने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद देखो न्यूक्लियर एनवेलप को जब हम पढ़ते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप द डबल लेयर मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। जो आपके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, चाहे आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो चाहे इनर मेम्ब्रेन हो, ठीक है ना, वो कैसी होती है, डबल लेयर होती है, ठीक है ना। डबल लेयर आपकी होती है, डबल वाई लेयर, ठीक है ना, डबल वाई लिपिड लेयर, इसको हम बोल सकते हैं डबल वाई लिपिड लेयर। और यहाँ पर जो डबल लेयर की बात करी गई है वो इनर एंड आउटर को मिला करके करी गई है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद द न्यूक्लियर एनवेलप हैज pores that allow the passage of material into and out of the nucleus, also called nuclear membrane। यानी कि ये देखो, ये आपके जो यहाँ पर क्या है, ये पोर बने हुए हैं, इन पोरों को बोला गया है न्यूक्लियर पोर, ठीक है ना। इनको क्या बोला गया है, न्यूक्लियर पोर बोला गया है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, तो ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप पे प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये आपकी इनर बॉडी है, ये वाली इनर बॉडी है, इनर मेम्ब्रेन है, एंड ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, तो जो पोर पाया जाता है, पोर आपका कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा, ठीक है ना। पोर आपका कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा। अब हम देखेंगे कि पोर भी आपका कैसे होता है, ठीक है ना, तो उसको भी हम जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो, अभी हमारा पोर ही आ गया है, तो हम पोर को ही देख लेते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर पोर होता है, पोर माने होता है हिंदी में बोलते हैं उसको छिद्र, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं। तो देखो अब यहाँ पर जो है हम किसी भी एक पोर को उठा लेते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर ये वाला पोर उठा लिया, ठीक है ना। कौन सा पोर, हमने ये वाला पोर उठा करके देखा, और इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जब हमने एक पोर उठा करके देखा तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। तो याद रख लेना, ये आपका साइटोप्लाज्मिक वाला पार्ट है, एंड ये आपका अंदर वाला, न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से पूछा ये गया है अभी तक कि बताइए डिस्टल रिंग आपकी कौन सी साइड में पाई जाती है। तो जो आपकी डिस्टल रिंग होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, न्यूक्लियस में के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है, न्यूक्लियस साइट में पाई जाती है। एंड दूसरे नंबर पे यहाँ पर न्यूक्लियर बास्केट पूछी जाती है। अब ये बास्केट क्या होती है, तो देखो जो ये न्यूक्लियर रिंग होती है ना, अब देखो यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप की, ऑलमोस्ट आपकी 34 टाइप की प्रोटीन हेल्प करती हैं, ठीक है ना। इस पोर को बनाने में, इस चैनल को बनाने में 34 टाइप की डिफरेंट प्रोटीन आपकी हेल्प करती हैं। और वो क्या करती हैं, तो एक स्पाइक्स, जिस प्रकार से स्पोक होते हैं ना, जो साइकिल होती है, जो वाई साइकिल होती है, उसमें स्पोक लगे हुए होते हैं, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 8 स्पोक लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कितने होते हैं, यहाँ पर 8 स्पाइक होते हैं, ठीक है ना। 8 स्पोक लगे हुए होते हैं, 4 इसमें दिखा रखे हैं एंड 4 इसमें नहीं दिखा रखे हैं। तो ये स्पोक किससे जुड़े होते हैं, न्यूक्लियर रिंग से जुड़े हुए होते हैं। ये मान लो ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है उसकी ये इनर मेम्ब्रेन है, एंड ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये कैसी है, आउटर मेम्ब्रेन है। और ये आपके पेरिफेरल वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका पेरिफेरल वाला पार्ट है। तो देखो एक साइड में आपका लुमिनल रिंग है, एंड इधर की साइड में भी आपका जो लुमिनल रिंग आने वाला है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो सेंट्रल चैनल होता है, जो सेंट्रल चैनल होता है, ये आपका इस, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लो यहाँ से कोई मैसेज आएगा, वो मैसेज इस सेंटर में को निकल के आएगा और इस डिस्टल ट्यूब में को निकलेगा, ठीक है ना। इस डिस्टल ट्यूब में को निकलेगा, यानी कि इसका मुँह देखो ज़्यादा चौड़ा
चौड़ा नहीं है, आपका पोर काफ़ी टाइप का हो सकता है, चैनल आपका चौड़ा हो सकता है, लेकिन जो डिस्टल ट्यूब है, जो इसका मुंह है वो जो है कैसा है आपका, कम साइज का है। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है वो देख लो। मान लो ये आपका न्यूक्लियस का पार्ट है, तो यहाँ से आरएनए तो आपका आराम से जो है वो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आरएनए का जो साइज होता है, आरएनए का साइज आपका छोटा होता है, ठीक है ना। आरएनए का साइज कैसा होता है, आरएनए का साइज छोटा होता है, बट जब बारी आती है डीएनए की, तो डीएनए यहाँ से नहीं निकल पाता, क्योंकि आरएनए जो होता है आपका वो साइज में कैसा होता है, बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। साइज में कैसा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, उसका डायामीटर भी ज़्यादा होता है। तो अब जब डायामीटर ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो आपका डीएनए है वो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। जबकि हम बात करेंगे यहाँ पर आरएनए की, तो आरएनए आपका ईजिली वो बाहर चला जाएगा, चाहे आपका टीआरएनए हो, चाहे आपका आरआरएनए हो, चाहे आपका एमआरएनए हो, ठीक है ना। आपको भी पता होगा जो आपके आरएनए होते हैं, जो आरएनए होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, एक आपका आरआरएनए एंड दूसरा आपका एमआरएनए, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो अब आपको ये याद रखना है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एमआरएनए के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, सॉरी आरएनए के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। वैसे तो हम जब यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे उसमें देखने ही वाले हैं। जो आपका आरएनए होता है, आरएनए आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका आरआरएनए, ठीक है ना, आरआरएनए, ठीक है ना। ये आपका स्मॉल में है, ये कैसा है, स्मॉल में, इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, यहाँ से क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है आपका टीआरएनए, ठीक है ना, कैसा होता है, टीआरएनए होता है, जो कि क्या काम करता है, जो कि आपका एक प्रकार से कैरियर का काम करता है, ठीक है ना। कैरियर यानी कि जिसको हम बस कह दो, ऑटो कह दो, या फिर आपका हवाई जहाज, प्लेन, कुछ भी कह दो, यानी कि ये मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, ठीक है ना, दूसरी जगह तक लेके जाता है, इसलिए इसको ट्रांसफर आरएनए के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है ना। तीसरा होता है आपका एमआरएनए, ठीक है ना। तीसरा कौन सा होता है आपका, एमआरएनए होता है, जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन छुपी हुई रहती है, यानी कि इस एमआरएनए के पास ही आपकी जो भी डीएनए से आपकी जो है इंफॉर्मेशन आ रही है, वो इस एमआरएनए के पास ही आ रही है। अब देखो होता क्या है कि ये एमआरएनए आपका कहाँ पर बना, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरीज की एक बार बता ही देता हूँ कि आपका एमआरएनए बना था वो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर बना आपका एमआरएनए, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बना, एमआरएनए बना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहीं पर आपका क्या बनना था, यहीं पर आपका आरआरएनए भी बना, आरआरएनए भी यहीं पर बनना है, टीआरएनए भी आपका यहीं पर बनना है। बट ये क्या है, ये आपका जो आरआरएनए होता है वो इससे मतलब बाहर की तरफ चला जाता है, ठीक है ना, इससे बाहर की तरफ चला जाता है। तो अब ये जो आपका एमआरएनए बना है, ये जो एमआरएनए बना है, इसका हाथ पकड़ के ले जाता है ये आरआरएनए, ठीक है ना, इसका हाथ पकड़ लेता है ये आरआरएनए कि चल भाई तेरे पास क्या है, तेरे पास इन्फॉर्मेशन है और तूने रास्ता नहीं देखा, मुझे रास्ता पता है, जहाँ पर हमारा क्या है, जहाँ पर हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, जहाँ पर हमारा राइबोसोम्स बाहर की ओर, यानी कि राइबोसोम्स कहाँ पर पाया जा रहा है, आपका साइटोप्लाज्मिक वाले पार्ट में। तो मुझे देख टीआरएनए कहेगा एमआरएनए से कि देख भाई मुझे ऐसा है, मुझे राइबोसोम्स का एड्रेस पता है, तो मैं तुझे राइबोसोम्स तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। अब तुझे राइबोसोम्स पे क्यों जाना है, क्योंकि तेरे अंदर जो जेनेटिक कोड है उसको ट्रांसफ़र करना है प्रोटीन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये राइबोसोम्स कैसा है, ये राइबोसोम्स आपका आरआरएनए वाला है, यानी कि यहाँ पर आपकी जो है एमआरएनए से क्या बनने वाली है, प्रोटीन बनने वाली है। एमआरएनए से क्या बनने वाली है, एमआरएनए से आपकी प्रोटीन बनने वाली है, यानी कि इसको कैरी करके कौन लेकर के जाएगा, कैरी करके लेके जाएगा टीआरएनए इसको कैरी करके लेकर के जाएगा, एंड आपका बनाएगा कौन, बनाने वाला है आपका आरआरएनए, ठीक है ना। आरआरएनए आपका जो है प्रोटीन बनाने वाला है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, आपकी प्रोटीन बनने वाली है, ठीक है ना, प्रोटीन आपकी
बनने वाली है। तो चलिए ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, ठीक है ना। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पर ये जो स्पोक्स होते हैं ये स्पोक्स कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर आपके 8 स्पोक्स लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। और ये एक प्रकार की डिस्टल रिंग बनाते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार की रिंग बनाते हैं? डिस्टल रिंग बनाते हैं। और जब ये 8 आपके स्पोक्स लगे हुए होते हैं तब इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियर बास्केट, ठीक है ना। क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियर बास्केट नाम दिया जाता है। और क्या होता है कि आपका जो एनवेलप होता है उसके बीच में एक सेंट्रल चैनल होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सेंट्रल चैनल होता है। और न्यूक्लियस की साइड में आपके न्यूक्लियर रिंग पाई जाती है, जबकि साइटोप्लाज्मिक की तरफ आपका साइटोप्लाज्मिक रिंग पाई जाती है। याद रख लेना, यहाँ पर फिलामेंट की आवश्यकता होती है जो कि साइटोसोल की तरफ होते हैं। इनको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। इनको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो पोर होता है, ये पूरा का जो पूरा पोर होता है, ये ऑलमोस्ट 34 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है ना। मिलकर के बना हुआ होता है। अब चलते हैं आगे, ठीक है ना। तो देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब हम पढ़ेंगे कहाँ पर? आपका प्रोटीन सॉर्टिंग के अंदर। वहाँ पर हम आपका देखेंगे रैन जीडीपी क्या होता है, रैन जीडीपी क्या होता है, इम्पोर्टीन क्या होता है, एक्सपोर्टीन क्या होता है, ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ है, कौन सी प्रोटीन को एक्सपोर्ट करता है, कौन सी प्रोटीन को इम्पोर्ट करता है, प्रोटीन कहाँ से आती है, फ्री राइबोसोम्स बनाते हैं या फिर मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स बनाते हैं, किस प्रकार से चैनल चलता है। तो ये सारी की सारी बात हम करने वाले हैं। कहाँ पर? आपका हम करेंगे इसको जब हम प्रोटीन सॉर्टिंग देखेंगे तब करेंगे, ठीक है ना। तब इसकी बात हम करने वाले हैं। देखो होता क्या है स्पेसिफिकली, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, ये आपका इसके पास में क्या लगा हुआ रहता है? तो इसके पास में ये आपका RER लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये क्या है? आपका RER लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके प्रेजेंट क्या होते हैं? सबसे स्टार्टिंग में आपके प्रेजेंट होते हैं इस RE के ऊपर राइबोसोम्स, ठीक है ना। ये होते हैं आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट। ग्रीन कलर में मैं राइबोसोम्स आपका बना रहा हूँ। और याद रख लेना, जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन होता है वो कहाँ से अटैच होता है? तो वो पेरिफेरल का जो ल्यूमेन होता है, जो पेरिफेरल वाला ल्यूमेन होता है, जो न्यूक्लियस का जो पेरिफेरल वाला ल्यूमेन होता है, इसके द्वारा डायरेक्ट यहाँ पर ये मतलब जो ट्रांसफ़र है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि न्यूक्लियर पेरिफेरल, शब्दों पर ध्यान दो, न्यूक्लियर पेरिफेरल जो लैमिना होता है एंड आपका एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो लैमिना होता है, वे डायरेक्ट किसी भी मैट्रिक्स का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। वे किसी भी मैट्रिक्स का आदान प्रदान आपका कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद देखो होता क्या है, इस RER यानी कि ये था आपका न्यूक्लियस के बाद आपका क्या बना? न्यूक्लियस के बाद बना आपका RER, ठीक है ना। RER बना और इस RER से फिर बन जाता है आपका SER, ठीक है ना। फिर इससे बनेगा SER बनने वाला है। SER यानी कि आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनने वाला है। अब इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आपकी क्या बनती है? आपकी बनती है गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। अब आपकी क्या बनती है? गोल्जी बॉडी का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका गोल्जी बॉडी का कुछ इस प्रकार से निर्माण होगा, ठीक है। मैं जब आपको प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या बना? आपका बना गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। यानी कि SER ही आपका क्या बना रहा है? गोल्जी बॉडी को बना रहा है। और ये SER जो होता है, ये SER आपके डिफरेंट अलग प्रोटीन भी बना सकता है, ठीक है ना। डिफरेंट अलग प्रोटीन भी बना सकता है। अब इस गोल्जी बॉडी से आपका लाइसोसोम्स बन सकता है, ठीक है ना। इससे आपका एंडोसोम्स बन सकता है, ठीक है ना। लाइसोसोम्स बन सकता है, एंडोसोम्स बन सकता है, या फिर आपका जो है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स बन सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका लाइसोसोम्स, ठीक है, ये आपका लाइसोसोम्स है। तो आपको ये रूट मैप याद रखना है थोड़ा सा कि न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद आपका RER आया, उसके बाद SER आया, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ?
कि आपका ग्लाइको जो आपका गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी बना, एंड इस गोल्जी बॉडी से आपका लाइसोसोम्स वगैरह मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स बन सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स बन सकते हैं। और जब हम प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ेंगे तब हम क्या देखेंगे कि आपका मान लो कोई प्रोटीन, कोई mRNA इस न्यूक्लियस से आ रहा था, वो न्यूक्लियस से mRNA आने के बाद इस RER पे आएगा और RER आपका प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या काम करेगी कि इसकी प्रोटीन सिंथेसिस आपकी ग्लाइकोसाइलेशन होगा। तो जो आपका ग्लाइकोसाइलेशन है उसका इनिशियल पार्ट जो है वो RER में ही होना स्टार्ट हो जाता है, बट कंप्लीट ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पर होता है, तो कंप्लीट ग्लाइकोसाइलेशन आपका जो है गोल्जी बॉडी पर होता है। अब ये क्या होता है ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह तो हम देखने वाले हैं आगे, ठीक है, हम बात करेंगे आगे। तो ट्रांसपोर्टिंग आपका जो प्रोटीन सॉर्टिंग है वेरी इजी है, हम वहीं पर देखने वाले हैं सब चीज़ के क्या चीज़ कैसे कैसे होती है, इसलिए मैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है प्रोटीन सॉर्टिंग में पढ़ाने वाला हूँ, तो चिंता करने वाली कोनो बात है नहीं है। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बस हम देखते हुए आ रहे हैं, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज द न्यूक्लियर लैमिना एंड कैरियोथिका, ठीक है ना। अब देखो इसको हम कैरियोलॉजी भी बोल देते हैं। क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की स्टडी होती है उसको बोलते हैं कैरियोलॉजी, ठीक है ना। कैरियो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसको हम थीका मतलब आपकी मेम्ब्रेन। तो अब क्या है, जो न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको हम कैरियोथिका के नाम से भी जानते हैं। इस द फास्फोलिपिड, अब इसके अंदर क्या है, इस जो आपकी मेम्ब्रेन है ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि आपकी मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, which surrounded the genetic material and the nucleolus. In the eukaryotic cell, the nuclear membrane consists of two lipid bilayers, the inner nuclear membrane and the outer nuclear membrane। यानी कि एक क्या होगी, एक आपकी होने वाली है आउटर मेम्ब्रेन होने वाली है, एंड दूसरी आपकी क्या होने वाली है, दूसरी आपकी होने वाली है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, दूसरी होने वाली है इनर मेम्ब्रेन। यानी कि देखो ये जो आपकी बाहर की मेम्ब्रेन है, ये जो आपकी बाहर की मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, एंड ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है इस इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलने वाले हैं, इसको बोलेंगे हम इनर मेम्ब्रेन। एंड जो बीच का पार्ट होता है इसको बोलते हैं पेरिन्यूक्लियर स्पेस, ठीक ना, पेरिन्यूक्लियर स्पेस के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आपका लेमिनीन, ठीक है ना, लेमिनीन भरा हुआ होता है, ठीक है। तो आप इस बात को देखो, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि जो आपका लेमिनीन मैंने बताया था वो साइटोस्केलेटन के लिए बताया था, ठीक है ना, साइटोस्केलेटन के लिए लेमिनीन बताया था मैंने आपको। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो है ये आपका लूमेन वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है, ये आपका लूमेन वाला पार्ट है, तो बस केवल आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो पीछे क्या था, कंफ्यूज मत होना, जो आपका लेमिनीन होता है ना, जो लेमिनीन होता है वो आपका न्यूक्लियर लेमिना बनाता है, यानी कि साइटोस्केलेटन बनाता है, ठीक है ना, साइटोस्केलेटन बनाता है। और इस इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाले पार्ट को हम लूमेन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लूमेन कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना प्लीज, एंड प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बीच वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लूमेन, जबकि जो अंदर वाला पार्ट है जो साइटोस्केलेटन बना रहा है उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर लैमिना, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर लैमिना के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आता है न्यूक्लियोलस। अब देख लेते हैं, न्यूक्लियोलस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है कि फॉर्मेशन कहाँ से होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ज़रा दिमाग खोल करके बैठना और इसको देखने की कोशिश करना। द न्यूक्लियोलस टेक अप अराउंड 25% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस जो आपका न्यूक्लियोलस होता है वो ऑलमोस्ट 15 to 25% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस के, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये जो आपका न्यूक्लियोलस होता है ये प्रोटीन एंड आपका आरएनए से मिलकर के बनी हुई होती है। इट्स मेन फंक्शन इज द रीराइट राइबोसोम्स आरएनए, यानी कि यहाँ पर आपका आरएनए का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
आरएनए का निर्माण भी यहीं पर होगा, याद रख लेना, आरएनए का निर्माण भी यहीं पर होगा एंड इसका स्टोरेज भी यहीं पर होने वाला है इस ही न्यूक्लियोलस में एंड कंबाइन इट विद द प्रोटीन, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनकम्प्लीट राइबोसोम्स। ठीक है ना, यानी कि अगर आपका न्यूक्लियोलस ना हो तो आपका राइबोसोम्स फिर नहीं बन सकता। ठीक है ना, राइबोसोम्स भी आपका नहीं बन सकता है, इसलिए आपका न्यूक्लियोलस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो ये मेरे टाइम का है, ये आपका एनसीईआरटी से शायद मैंने उस समय पे बनाया था। ठीक है ना, थोड़ा रिजोल्यूशन अपना हाई कर लेना, बट मुझे आपका मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, क्योंकि मैं आपको पता होगा जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं अपने नोट्स भी देखता हूँ, प्लस आपकी जो बुक होती है, ठीक है ना, जो आपकी लोकल पब्लिकेशन है एंड जो आपकी जो है वो फॉरेन ऑथर की बुक है, वो भी मैं देख करके आपको पढ़ाता हूँ। तो देखो ये मेरा बनाया हुआ डायग्राम था। अब इस डायग्राम में क्या है, आपको एक सेंट्रोमियर चमक रहा होगा। ठीक है ना, एक क्या चमकने वाला है यहाँ पर, आपको एक क्रोमोसोम्स बोल लो, इसको सेंट्रोमियर। देखो सेंट्रोमियर क्या होता है, एक आपकी जो है अगर क्रोमोसोम्स लाइन वाइज हो, यानी कि एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तो इसको बोलेंगे क्या, आपका सेंट्रोमियर। ठीक है ना, इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर। ठीक है ना, बट यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर आपका एक बीच में न्यूक्लियस बना हुआ है। अब आपकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसा जाने वाली है। ठीक ना, स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस प्रकार से जाने वाली है। तो ये देखो ये आपका एक क्रोमोसोम्स है। ठीक है ना, ये क्रोमोसोम्स है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, जैसे मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन के अंदर आपके ऑलमोस्ट 5 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं, 5 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो कि आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है ना, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है भाई साहब, तो वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हमारा होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है उसके सेंटर पार्ट से। ठीक है ना, उसके सेंटर पार्ट से हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है ना, यानी कि आपका जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहाँ से हो रहा है, तो वो हो रहा है सेंटर पार्ट से। बट कुछ आपके क्या होते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स या फिर सेंट्रोमियर, देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है ना, तो कुछ आपके क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि उन भी अपने टीलोमर, ये क्या होता है लास्ट वाला पार्ट, इसको बोलते हैं टीलोमर। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोल देते हैं। अब इस टीलोमियर से आपकी एक रीजन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं सैट रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैट रीजन यहाँ पर हमारा बोला जाता है। ठीक है ना, और इस सैट रीजन के अंदर ही, इस सैट रीजन के अंदर ही आपका निर्माण होता है किसका, न्यूक्लियोलस का। इसका न्यूक्लियस आपका किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोलस का निर्माण आपका होता है। और जहाँ से इस न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। बट देखो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपके सभी के सभी क्रोमोसोम्स के अंदर नहीं पाया जाता। याद रख लेना, ये केवल और केवल किन्हीं क्रोमोसोम, मतलब किन्हीं आपके क्या होता है, यानी कोई आपके क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, और जर्नली जो इनकी संख्या होती है, जो जर्नली संख्या रहती है वो 1 to 4। ठीक है ना, जो जर्नली होती है 1 to 4 के बीच में होती है। वैसे तो अगर आपके इस न्यूक्लियोसोम्स की बात करी जाए तो न्यूक्लियोसोम्स जो है काफ़ी सारे न्यूक्लियोसोम्स आपके हो सकते हैं एक ही न्यूक्लियस के अंदर। और इस न्यूक्लियोलस के अंदर आपका आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, जो कि आपका राइबोसोमल आरआरएनए होता है एंड इसी के अंदर आपकी प्रोटीन भी पाई जाती है। ठीक है ना, इसी के अंदर क्या पाई जाती है, आपकी प्रोटीन भी पाई जाती है। याद रख लेना, जहाँ से सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, जब आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर से जब आपका न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है तो उस रीजन को हम नोर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन। ठीक है ना, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को हम सेंटर बोलते हैं एंड आपका जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसको हम टीलोमियर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जब हम क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे एक्ोसेंट्रिक क्या होता है, मेटासेंट्रिक क्या होता है, टीलोसेंट्रिक क्या होता है। तो वो सारी की बातें हम कहाँ पर करने वाले हैं, जब सेल साइकिल पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना, इन सब की हम डिटेल में बात
करने वाले हैं। अभी के लिए केवल इतना ही था कि जो आपका न्यूक्लियोलस है वो आपका कहाँ से निर्माण हो रहा है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से, वो भी आपका सैट रीजन से निर्माण हो रहा है। और जहाँ से निर्माण होता है उस पार्ट को, यानी कि जहाँ से फॉर्मेशन होता है उस पार्ट को आपका नोर रीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब न्यूक्लियस के बारे में कुछ और अच्छी अच्छी बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो याद रख लेना, सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करा गया था, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो डिस्कवर किया था एफ फोंटाना ने। ठीक है ना, यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं, यहाँ पर डिस्कवर किया गया था आपके एफ फोंटाना में। एक्चुअली ये जो है आपका जो पाथफाइंडर है उसमें लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब बाय फोंटाना, बट फोंटाना ने क्या किया था, आपके फोंटाना ने यहाँ पर डिस्कवर किया था। ठीक है ना, डिस्कवर किया था। डिस्क्राइब आपका स्टार्सबर्गर ने किया था। और देखो स्टार्सबर्गर से एक बात याद रख लेना कि आपके कुछ स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि पहला स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये किसने दिया था कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये दिया था आपका रुडोल्फ विर्को ने। ठीक है ना, किसने दिया था, रुडोल्फ विर्को ने आपका ये दिया था। इसके बाद जबकि अगर मैं आपसे दूसरी चीज़ पूछूं कि न्यूक्लियस अराइज फ्रॉम प्री न्यूक्लियस, आपका प्री न्यूक्लियस या फिर प्रीकर्सर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस होता है वो आपका कहाँ से फॉर्मेशन होता है, प्री न्यूक्लियस से ही फॉर्मेशन होता है। तो ये बात किसने कही थी, तो याद रख लेना ये बात आपकी कही गई थी स्ट्रासबर्गर के थ्रू। ठीक है ना, किसके थ्रू कही गई थी, तो ये बात आपकी कही गई थी स्ट्रासबर्गर के थ्रू, ये बात आपकी कही गई थी। तो इतना मत भूलना। एक सेकंड, एक्चुअली किसी का मैं फ़ोन देख लेता हूँ कि फ़ोन किसका आ रहा है। एक सेकंड, बस एक सेकंड। चलो छोड़ो परे को, ठीक है ना, इतनी बात याद नहीं रखे करते। तो यहाँ पर देखो जो डिस्कवर किया गया था न्यूक्लियोलस को, वो फोंटाना ने किया गया था। इसके बाद क्या होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है एंड डायनामिक नेचर का होता है। ठीक है ना, नॉन मेम्ब्रेन होता है जबकि आपका डायनामिक होता है। ठीक है, इसके बाद डिसअपेयर इन द लेट प्रोफेज। और जो आपका न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस आपका कब डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, तो लेट प्रोफेज में आपका डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि आपका रीअपेयर होता है इन द फेज ऑफ टीलोफेज ऑफ सेल डिवीजन। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब हम इसमें डिफरेंट टाइप की आपकी जो है वो स्टेज पढ़ने वाले हैं कि पहली स्टेज आपकी प्रोफेज होती है, दूसरी स्टेज आपकी मेटाफेज होती है, तीसरी स्टेज आपकी एनाफेज होती है एंड नंबर 4 स्टेज आपकी टीलोफेज होती है। ठीक है ना, तो जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर याद रख लेना कि आपके लेट प्रोफेज में ये न्यूक्लियोलस आपका दिखना बंद हो जाएगा, जबकि जो आपकी इसके बाद जो टीलोफेज आएगी, टीलोफेज में आपका लेट या फिर प्री ऐसा कुछ नहीं होता, केवल प्रोफेज में ही आपका लेट या फिर आपका प्री होता है। ठीक है ना, इनिशियल या फिर लेट होता है केवल और केवल प्रोफेज के अंदर ही। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन फेज के अंदर आपका ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें याद रखना है कि जो आपका न्यूक्लियोलस है वो आपका लेट प्रोफेज में क्या होता है, डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि रीअपेयर होता है हमें टीलोफेज के अंदर। इसके बाद ईच न्यूक्लियस इज रिप्रोड्यूस बाय न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, यानी कि जो आपका न्यूक्लियोलस होता है वो कहाँ से निर्माण होता है, उसका नोर रीजन से निर्माण होता है, जिसको हम जो कि कहाँ पर होता है ये नोर रीजन, ये होता है आपका क्रोमोसोम्स पे। ठीक है ना, ये होता है क्रोमोसोम्स पे एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनाता है। ठीक है ना, क्या बनाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपका बनाता है, इतना याद रख लेना। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी किसका बनाएगा, ये आपका सेट क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा क्रोमोसोम्स है जहाँ से आपको न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है, तो नाम याद रखना पड़ेगा आपको सेट। ठीक है ना, नाम याद रखना पड़ेगा आपको सेट क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, तो सेट क्रोमोसोम्स से आपका निर्माण होता है न्यूक्लियोलस का। इसके बाद इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में आपके 3 मेजर रीजन होते हैं। पहला होता है आपका फाइब्रिलर सेंटर। ठीक है ना, फाइब्रिलर सेंटर, यहाँ पर देखो आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, तो देखो बीच का जो पार्ट पाया जा रहा है, अब मान लो ये जो आपका ये हमने जो है क्या है न्यूक्लियस को बाहर निकाल करके देखा,
तो ये जो आपका बीच का पार्ट है इसको बोलेंगे फाइब्रल सेंटर। फाइब्रल सेंटर के पास क्या होता है, फाइब्रल सेंटर के पास आपके जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसके पास क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, या फिर जीन का रेगुलेशन आपका फाइब्रल सेंटर आपका करता है। इसके बाद आपका आता है फाइब्रल कंपोनेंट। फाइब्रल कंपोनेंट क्या होता है कि इस सेंटर के ऊपर का भाग, यानी कि ये वाला भाग, देखो मान लो मैंने ये सेंटर बना दिया, तो इस सेंटर को आपका क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फाइब्रल सेंटर, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, फाइब्रल सेंटर के नाम से जाना जाएगा। और जितना भाग ये बचा है इस राउंड सर्कल में, इसको बोलेंगे फाइब्रल कंपोनेंट। इसको क्या बोलेंगे, फाइब्रल कंपोनेंट बोलेंगे। जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है ना, जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब डीएनए से आरएनए का निर्माण आपका होने वाला है, ठीक है ना। डीएनए से आपका आरएनए का निर्माण होने वाला है। और आरएनए यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर आरएनए बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर तीसरा रीजन आ जाता है जिसको बोलते हैं हम ग्रैनुलर रीजन। ग्रैनुलर रीजन क्या होता है, ये जो पार्ट आपको चमक रहा है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट आपका कैसा है, ये है आपका ग्रैनुलर रीजन, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो आरएनए है, आरएनए का स्टोर होता है एंड मैच्योरेशन होता है, क्योंकि इस ट्रांसक्रिप्शन में आपका प्री आरएनए बनता है। याद रख लेना, कैसा आरएनए बनेगा, प्री आरएनए आपका बनने वाला है, ठीक है ना। आरएनए बनने वाला है, वो भी कौन सा, 45 स्वेड वर्ग यूनिट का बनेगा, ठीक है ना। अब ये 45 से जब यूकैरियोटिक में जाएगा, ठीक है ना, यूकैरियोटिक में जाएगा, तब इसको बनना 80S टाइप का। तो जो यहाँ से 45X से 80S तक का मैच्योरेशन है, वो सब कहाँ पर होगा, ग्रैनुलर रीजन में होने वाला है। तो अब हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को 3 भागों में बांटेंगे हम। पहला है आपका फाइब्रिलर सेंटर, जहाँ पर आपके जीन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा होता है आपका फाइब्रिलर कंपोनेंट, जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। एंड तीसरा होता है आपका ग्रैनुलर रीजन, जहाँ पर आपका मैच्योरेशन होने वाला है। अब देखो इसको थोड़ा लिख लेना, इसको थोड़ा लिख लेना, ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात याद रख लेना कि जो आपका ग्रैनुलर रीजन होता है, ग्रैनुलर रीजन में आपका क्या पाया जाएगा, यहाँ पर केवल और केवल आरआरएनए प्लस प्रोटीन पाए जाएंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस प्रोटीन पाए जाएंगे। एक्चुअली ये बात आपसे CSIR में पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो फाइब्रिलर कंपोनेंट होगा, यहाँ पर आपका तीनों चीज़ पाई जाएंगी, यानी कि यहाँ पर आपका क्या पाया जाएगा, यहाँ पर आपका आरएनए भी पाया जाएगा, यहाँ पर आपका डीएनए भी पाया जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपका डीएनए भी पाया जाएगा एंड यहाँ पर आपकी प्रोटीन भी पाई जाएगी, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। इतनी बात याद रख ली तो समझ लो आपका जो है काम आसान होने वाला है कि ग्रैनुलर रीजन में आपका जो है यहाँ पर डीएनए नहीं पाया जाता, क्योंकि देखो ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ही आपका जो आरएनए है इस आपके जो है ग्रैनुलर रीजन में आने वाला है। और तो हम कह सकते हैं कि जो आपका जो ग्रैनुलर रीजन है इसमें केवल और केवल आपका आरएनए एंड प्रोटीन ही पाई जाएगी, ठीक है ना। आरएनए में आपकी आरएनए के साथ आपकी प्रोटीन ही पाई जाने वाली है। तो इतनी बात याद रख लेना, बाकी सब तो ऊपर वाले पे छोड़ ही दो आप ठीक है। बहुत है यार, जितना मैं बता रहा हूँ ना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं आता भाई, इससे ज़्यादा नहीं आता है आपका। इसके बाद क्रोमोसोम्स को देख लेते हैं। अब देखो क्रोमोसोम्स क्या होता है, द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट, यानी कि एनिमल एंड प्लांट या फिर आपका मैं कहूँ कोई सा भी न्यूक्लियस हो, आपका क्रोमोसोम्स पाया जाएगा, ठीक है ना। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जा रहा है, आपका प्रोटीन पाया जाता है एंड आपका डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। जो प्रोटीन होती हैं, अब 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, एक होती है आपकी हिस्टोन प्रोटीन, एक होती है आपकी हिस्टोन प्रोटीन, दूसरी होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब याद रख लेना इस प्रोटीन के ऊपर चार्ज होता है आपका पॉजिटिव, इस प्रोटीन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, जबकि जो डीएनए होता है उस पर चार्ज होता है आपका निगेटिव, ठीक है ना। उस पर चार्ज कैसा होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन को डिवाइडेशन करूँ तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपकी H2A
H2B, ठीक है ना, H2B, H2C, H2C एंड H2D। ये चारों की चारों आपकी कोर प्रोटीन का पार्ट होता है। अब देखेंगे हम आगे बात करेंगे कि कोर प्रोटीन क्या होती है। कोर प्रोटीन का पार्ट होता है, जबकि यहाँ पर मगर H1 की बात करूँ, H1A की बात करूँ, ठीक है ना, सॉरी HA की बात करूँ तो आपका यहाँ पर ये H2B था, ठीक है ना, H2B1, H2B2, ठीक है ना, H2B, ठीक है ना, H2B2 था यहाँ पर ये। तो HA1 की बात करूँ तो HA1 जो आपका कोर, जो आपका लिंकर पार्ट बनाता है, ठीक है ना, लिंकर पार्ट बनाता है। चलिए इसका आप कंफ्यूज हो जाओगे तो जब हम पढ़ेंगे आपकी हिस्टोन प्रोटीन वगैरह, न्यूक्लियोसोम मॉडल वगैरह पढ़ेंगे तब ही हम बात करने वाले हैं। तो ये था आपका क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये था आपका क्रोमोसोम्स। अब एक सवाल आता है कि आपके क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स में क्या अंतर होता है। तो देखो भैया, ऐसा होता है कि आपका जो है जब सेल एक्टिव, यानी ये जब सेल आपकी ग्रोथ स्टेज में होती है, जब सेल आपकी ग्रोथ करती है, यानी कि वहाँ पर सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, क्रोमेटिन हमारे अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में रहता है, तो क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है। अब ये क्रोमेटिन फॉर्म क्या होती है कि जो आपका क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है ना, जो आपका क्रोमोसोम्स होता है, इस क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स अब आपका थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम्स आपका थोड़ा फैला हुआ रहता है, बस इतना ही फर्क होने वाला है, ठीक है ना। ये अब क्रोमोसोम्स थोड़ा फैल जाएगा, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन की बारी आएगी, ये आपका जो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम्स का रूप लेना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, जो क्रोमेटिन होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना, दो भागों में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन। जो आपके लाइट स्टेन लेंगे, ठीक है ना, जो हल्का कलर लेंगे, उनको बोलेंगे यू क्रोमेटिन, उनको क्या बोलेंगे यहाँ पर, यू क्रोमेटिन आपका बोला जाता है। और यही आपका एक्टिव क्रोमेटिन होता है, याद रख लेना, यही आपका एक्टिव क्रोमेटिन होता है। दूसरा होता है जहां पर जो आपका क्रोमेटिन है वो डार्क स्टेन ले ले, ठीक है ना, कैसा ले ले, डार्क स्टेन ले ले, उसको बोलते हैं आपका हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन बोला जाता है। और ये हेट्रोक्रोमेटिन आपका मोस्टली इनएक्टिव होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, मोस्टली इनएक्टिव होता है। तो इसकी भी बात हम आगे करेंगे, सेल डिवीजन में करेंगे, केवल अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, केवल मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद टेलोमियर किसको बोलते हैं, तो देखो भाई, मान लो ये कोई आपका क्रोमोसोम्स है, ये कोई भी क्रोमोसोम्स है, तो इसके लास्ट का जो ये पार्ट होता है, इसके लास्ट का जो ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं टेलोमियर, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, टेलोमियर। अब देखो, ये इस पूरे को, अब बच्चे कंफ्यूज होते आते हैं कि सर सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं, सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं। तो एक पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स, इस सिंगल क्रोमोसोम्स को हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इस पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स को, सिंगल क्रोमोसोम्स को हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। अब याद रख लेना, जो आपका टेलोमियर होता है, लास्ट वाला पार्ट, यहाँ पर आपकी टैंडम रिपीट पाई जाती है। अब टैंडम रिपीट क्या होती है हम आगे बात करेंगे। और टैंडम रिपीट जो पाई जाती है उसके पीछे आपका रीजन होता है हाई जी प्रोटीन कंटेंट का। किसका रीजन होता है, हाई जी, यानी कि यहाँ पर जो आपका क्या पाया जाएगा, यहाँ पर हाई कंटेंट ऑफ जी पाया जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ग्वाइनिन आपका ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है आपसे A प्लस टी बटे G+C का रेशो पूछ लिया जाता है, किसमें, कभी आपसे PK में पूछ लिया जाता है, कभी आपसे EK में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी बात हम करेंगे आगे, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिनकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है ना। आगे मतलब इस लेक्चर में नहीं, जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे तब करेंगे। सवाल है कि आपका जो डीएनए एंड आपका आरएनए, ठीक है ना,
डीएनए एंड आपका जो आरएनए है, इनका रेशो प्राकैरियोटिक में कैसा पाया जाता है, यानी कौन ज़्यादा कौन कम पाया जाता है, एंड आपका ईके में कैसा इनका रेशो पाया जाने वाला है। ठीक है ना, सवाल नंबर आपके लिए आ गया दूसरा। इसके बाद काफ़ी और आपसे पॉलीसिस्टोनिक क्या होते हैं, ठीक है ना। पॉलीसिस्टोनिक मतलब कहाँ पर आपका सिंगल आपका एमआरएनए पाया जाता है, कहाँ पर आपकी इंट्रोन एक्सोन पाई जाती हैं, तो उन सब का जिक्र हम करेंगे आगे। ठीक है ना, तो हम सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पर ये मत सोचना यहाँ पर कोई चीज़ छुट्टी है, यहाँ पर छोड़ी गई है जानबूझ करके। ठीक है ना, क्योंकि हमें न्यूक्लियस की केवल और केवल स्ट्रक्चर देखनी थी, हमें स्ट्रक्चर से मतलब था। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं सब चीज़ यहीं पर बता दूंगा तो फिर हम आगे क्या पढ़ेंगे। तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तक मैंने जो छोड़ा है वो जानबूझ करके छोड़ा है, भले ही मैंने आपका यहाँ पर नाम ले लिया हो। इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाता है। आपका न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इट जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म फाउंड इनसाइड द सेल, द न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो नोन एज कैरियोप्लाज्म। ठीक है ना, इसको कैरियोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस की स्टडी को हम कैरियोलॉजी बोल देते हैं, इतनी बात आपको याद रखनी है। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ वाटर, ए मिक्सचर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल एंड डिजोल्व्स आयन। अब इस न्यूक्लियस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन से आयन होते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको मैग्नीज याद कर रखना है, मैग्नीज इसके अंदर पाया जाता है, मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाता है, एंड आपका आयरन भी इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म को कौन मेंटेन करके रखता है, तो कैल्शियम इसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना, आयन तो ये पाए जाएंगे, बट इस न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जो न्यूक्लियस है, हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को मेंटेन करके कौन रखेगा, तो वो आपका कैल्शियम मेंटेन करके रखने वाला है। इट इज ए कम्प्लीटली एनक्लोज विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है ना, यानी कि जो आपके न्यूक्लियोप्लाज्म होती है वो आपके न्यूक्लियर एनवेलप से क्या होने वाली है, एनक्लोज होने वाली है, यानी कि ढकी हुई रहती है। ठीक है ना, तो दोस्तों यहीं पर हम इस लेक्चर को करते हैं अपना समाप्त, क्योंकि हमारा लेक्चर हो चुका है। अब हम चलेंगे राइबोसोम्स के लिए। ठीक है ना, लेक्चर आपका काफ़ी लंबा हो गया है, इतना लंबा वैसे लेक्चर मुझे खींचना नहीं था, ये आपका 15 मिनट का या फिर 10 मिनट का लेक्चर सारा होने वाला था। बट देखो, अब मैंने इसमें तो आपका काफ़ी सारे नाम लिए, बट मैंने यहाँ पर नहीं बताया ना, नाम तो लिए। अब ऐसे मैं आगे ऐसा करने वाला हूँ कि जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, जो सेल बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट है, वो आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ाऊँगा। बाकी देखो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ा है, अभी आगे आने वाला मैं राइबोसोम्स है, वो राइबोसोम्स आपको जो है इतना डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला कि किस प्रकार से आपकी यानी प्रोटीन सॉर्टिंग उसमें आपको नहीं पढ़ाने वाला। आपको केवल मैं ये बताने वाला हूँ कि कितने टाइप के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने टाइप का पाया जाता है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो फिर कितने टाइप का होगा। इसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में कहाँ पर होता है, बाउंडेड मेम्ब्रेन का क्या आपका जो है डेस्टिनेशन रहेगी, क्या फैट रहता है, ठीक है ना, या फिर आपका जो फ्री फॉर्म में है उसकी क्या डेस्टिनेशन रहेगी, तो वो सारी बात करेंगे हम राइबोसोम्स में। इसी प्रकार से जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम बेसिकली क्या देखेंगे, बेसिकली हम देख लेंगे कि किस प्रकार से आपकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। इसी प्रकार से हम गोल्जी में देख लेंगे कि गोल्जी में क्या स्ट्रक्चर है, फिर हम लाइसोसोम्स, पैरोक्सिसोम्स इनको पढ़ लेंगे। और जब हम इन सभी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, याद रख लेना, इन सभी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ही साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, चाहे आपका गोल्जी बॉडी हो, ईआर हो, न्यूक्लियोलस हो, राइबोसोम्स हो, इन सब का ट्रांसपोर्ट एक ही आपके जो है रिदम में देखने वाले हैं, क्योंकि वो ही आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है ना, वो ही आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए, आपके समझ में अब काफ़ी कुछ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और एक बात और, वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर करते रहो, ठीक है ना, वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर करते रहो, अपने जो भी आपके साथ में फ्रेंड वगैरह हैं उनको शेयर करो वीडियो को, और थोड़ा चैनल के बारे में बताओ भाई। ये चैनल के बारे में बताना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, चैनल के बारे में बताना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक बताओगे नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा, और लोगों को पता नहीं चलेगा तो हमारा परिवार कैसे बढ़ने वाला है। तो परिवार बढ़ाना है, लोगों को आपको बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो रहने वाला आपका राइबोसोम।
तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।